देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं और अध्याय 9 तक अपनी हो चुकी है क्लासेस हिस्ट्री की। तो स्टोरी वाइज पढ़ाई जा रही है 6 to 8 NCERT की, पूरी 6 to 8 NCERT सोशल साइंस से पूरी की पूरी 6 से 8 तक पढ़ाई जा रही है एवं 9 अध्याय हो चुके हैं इसके हिस्ट्री के, ज्योग्राफी भी हो चुकी है और क्वेश्चन आंसर लगवाए जा रहे हो हफ्ते वाइज। प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जाए हैं, पेपर 2 के सोशल साइंस के। जिसने बीएड करी है और जिसका सोशल साइंस है वो सभी इस क्लासेस को ले सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी थ्योरी सहित पढ़ाई जा रही है, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो और जिसने बीएड करी और जिसका सोशल साइंस है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमें स्टार्ट करेंगे क्या, अध्याय 10। तो अध्याय 10 को स्टार्ट करेंगे, स्टोरी वाइज पढ़ते हैं जिससे हमको रोचक लगता है, क्योंकि स्टोरी वाइज हम समझेंगे ना तो रोचक ही लगेगा। कि जैसे अरविंद राजा बना तो वो क्या सोचता है, अरविंद राजा बन के वो क्या करता है। अच्छा पाठ है कि आपको समझ आएगा, राजाओं के बारे में समझोगे आप। थोड़ा बड़ा होगा, थ्योरी वाइज होगा, लेकिन आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप उसको स्टोरी में लेना, कहानी वाइज लेना, तो आपको बहुत आनंद आएगा इस पाठ को पढ़ने में। आज हम पढ़ेंगे क्या, नए साम्राज्य और राज्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए। जो नए आए हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप इसको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको इस वजह से, और आप आगे भी देख पाओगे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो इतने से करने में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी थ्योरी वाइज अच्छी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। और जो अभी से कक्षा 6 की क्लास पूरी हो जाएंगी, उसमें पूरे 11 ही चैप्टर थे। 10th हो रहा है और 11th होने वाला है, तो हमारे 11 चैप्टर ख़त्म होने वाले हैं। अब कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, स्टार्ट होगी। बस 10th के बाद 11th और फिर 7 की स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो इसको टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अब हमारी इस पाठ को। चलो, अरविंद राजा बना। अरविंद क्या बना, ये रहा हमारा भाई अरविंद, ये रहा अरविंद जो कि राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा कर रहा था। क्या कि अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। तो वो सोचने में पड़ गया कि ये सब भी करना पड़ेगा। फिर एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है कि वह, अरविंद सोचने लगा कि इतना सब करता है वो कैसे संगीतज्ञ राजा बन सकता है, ये अरविंद सोचने लगा। चलो अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या है इस पाठ में। राजा एवं साम्राज्य के बारे में क्या बताती हैं परिस्थितियाँ, क्या बताती हैं परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ वो शब्द है जिसके बारे, परिस्थितियाँ को क्या बोलते हैं, प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। परिस्थितियाँ क्या बताती हैं, परिस्थितियाँ यानी क्या बताती हैं, प्रशंसाएं, किसी की, राजा की किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। जो हमारा अरविंद है ना भाई, अभी ऊपर पढ़ा ना हमने अपने अरविंद भाई को, तो वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था अरविंद भाई। कि गुप्त वंश के हैं ना, समुद्रगुप्त, चंद्र नहीं सॉरी समुद्रगुप्त हैं जो गुप्त वंश के राजा थे, वो प्रसिद्ध राजा जिनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। तो चंद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। जो कि समुद्रगुप्त है ना, उसका पता हमें कैसे चलता है, जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे कौन से, हरिसेठ द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। हरिसेठ के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी इनकी रचना। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कौन, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जो, ठीक है, जिस पर समुद्रगुप्त की भूमि को बताया गया, जो कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है। ठीक है,
और जिसे पिसस्ती कहते हैं, क्या, जिसे पिसस्ती कहते हैं, यह एक संस्कृत शब्द है। जो पिसस्ती है ना, ये है क्या, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था ना, प्रशंसा। जो पिसस्ती है ना, जो पिसस्ती, उसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो पिसस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 9 में पढ़ा भी है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा हमने, उनकी प्रशंसा के बारे में पढ़ा था। गौतमी पुत्र के जो सतकर्णी थे ना, उनकी प्रशंसा के बारे में हमने पढ़ा था। सॉरी दोस्तों, शब्द थोड़े ऐसे है कठिन बोलने में थोड़े इधर उधर हो जाते, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि शब्द ही तो हैं, जबान ही तो फिसल जाती है, कभी कभी तो चल जाता है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। जिनकी गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा के बारे में पढ़ा था हमने, उनका गुप्त काल में इनका महत्व आगे और भी बढ़ गया। फिर समुद्रगुप्त की प्रशंसा, ठीक है, आओ देखें कैसी हुई। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, उनकी प्रसन्नता हमें क्या बताती है। प्रशंसा, कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है इनकी। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। राजा को यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। योद्धा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त बोल देते हैं, वो पहले पाठ पढ़ चुके हैं ना हम चंद्रगुप्त के बारे में, तो वो याद आ जाता है। जिसने नहीं पढ़ी वो पिछली क्लासेस जाकर देख ले, और प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, उसमें जाकर देख ले। जो भी अभी आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, जस्ट दिसंबर से लग जाएंगे आपके। सीटेट बहुत से एग्जाम आ रहा है, और बिहार में BPSC जिसमें 6 to 8 NCERT सभी आ रही है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 6 to 8 पूरी NCERT पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और पूरी जितने भी बुक में पेज है पूरे पढ़ाए जाएंगे आपको, क्योंकि देखो आप थ्योरी से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकाल ही लोगे। क्योंकि जब थ्योरी से पढ़ते हैं ना अपन, तो हमें याद आता ही है कि उसकी कहानी, उसके बारे में कैसी थी, वो वहाँ पर कैसा था, हमें समझ आ जाता थोड़ा थोड़ा। अब जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हम कुछ पढ़ रहे, ऐसा था, वो ऐसा सम्राट था, प्रसिद्ध था, क्या था, तो वो हम वहाँ टिक कर देते हैं। 4 रहते तो एक तो समझ आ ही जाता है, 2 हटा देंगे तो एक तो आ ही जाएगा, 3 हटा देंगे तो। जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था योद्धा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बताया गया है कि मानचित्र 7 में देखें। अगर तुम मानचित्र 7 में देखेंगे, इनके बारे में क्या देखना है, आगे देखते हैं कि गौर से देखो कि पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। जो मानचित्र आ रहा है ना, उसमें हम देखेंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे, जो समुद्री, देखो मैं अच्छे से बता दे रही, जो पूर्वी समुद्र तट है ना, ये है पूर्व, यहाँ समुद्र तट होगा ना जो, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, लाल बिंदु के डॉट देखेंगे, लाल बिंदु के डॉट। ठीक है, हरे बिंदु के डॉट और जगह देखेंगे, जो क्षेत्र हरे बिंदु का दिखेगा वहाँ देखते हैं। चलो, और लाल बिंदु के यहाँ देखेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्र में। ठीक है, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। चलो देखते हैं आगे मानचित्र में क्या क्या मिलने वाला है हमें। और यह मानचित्र इस परिस्थिति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जो हरिशेर हैं, 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन भी करते हैं। हरिशेर जो आप इन सिक्कों को देख रहे हो ना, इनको इस प्रकार के बता रहे, वो हरिशेर ने बताया है कि दरबार में था, तो उन्होंने अभी बता रहे इन सिक्कों के बारे में। हम इन सिक्कों के बारे में पढ़ ही लेते छोटा सा। बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों के सिक्कों पर दर्शाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। देखो इसको चित्रों में बता, जो चित्र में दर्शाए जा रहे हैं ना, बीड़ा बजाते हुए, देखो ये रही बीड़ा, ये समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। हरिशेर है ना, जो उनके दरबार में था,
तो समुद्रगुप्त को ऐसे दर्शाया है कि ये बीड़ा बजाते हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से दर्शाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, इनकी नीतियों के बारे में। हरिसिंह की 4 नीतियों के बारे में पढ़ते हैं अब हम। चलो, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो हरे रंग के डॉट देखेंगे ना, जो हरे रंग का क्षेत्र, उसको क्या, आर्यावर्त के जो 9 शासक थे ना, हाँ आर्यावर्त के, जिन्हें आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देखो देख ही लेते हैं हम मानचित्र में। देखो क्या ये है, रुको इसमें दिख नहीं रहा हमें, क्या कौन सा रंग पूछा, हरे रंग। हरे रंग तो हरा रंग दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने बुक में देखा सही से, हरा रंग ये है। देखो ये है हमारा क्या, हरा रंग, इधर इधर है हरा रंग। तो जो इतना एरिया है ना हरा रंग का, इस एरिया में जो आर्यावर्त के 9 शासक थे ना, जो आर्यावर्त के 9 शासक थे ना इस एरिया के, तो उन सभी को हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में, उनका सारा राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया था उन सभी को हरा करके। ठीक है, हरे रंग का समझ आ गया ना। तो चलो अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में। इसके बाद जो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं ना, जो दक्षिणापथ के 12 शासक, याद करके रखना कि दक्षिणापथ के कितने शासक हैं, 12 शासक आते हैं। इनमें से, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर भी कुछ मिलेंगे, वो भी लगाएंगे। इनमें से कुछ की राजधानियों को देखने के लिए मानचित्र पर इन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जूम, क्योंकि अच्छे से ही दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो, तो राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर बिंदु दिए गए हैं। कौन से, कुछ बिंदु दिए गए हैं। दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। तो इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। फिर है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगाया गया है। जो पड़ोसी देश है ना हमारे, उनका आंतरिक घेरा किससे, बैगनी रंग से रंगाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ भी आते थे, जो ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। क्या, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, क्योंकि समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा था। इसलिए आगे बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगाया गया है। जो बाह्य इलाके के शासक हैं उन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शंक वंश के थे। इनमें से श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। जो श्रीलंका के शासक थे उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली एवं अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा, तो आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, और इलाहाबाद प्रयाग का पुराना नाम। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, पाटलिपुत्र को पटना बोलते हैं। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, चलो अब देखते हैं मानचित्र को। अब मानचित्र को देखते हैं। अब देखो, जैसे कि बताया जा रहा था ना कि नीले रंग के ये क्षेत्र है, नीले रंग के जो बाह्य सीमा बताया था ना, नीले रंग की जो बाहरी, वो श्रीलंका को बताया था। तो ये है हमारे बाह्य क्षेत्र। इस प्रकार से हमारे क्षेत्र, और बताया था कि शासकों का जो रेड लाल के बिंदु बने होंगे। तो इस प्रकार के देखो ये बिंदु बने हैं यहाँ पर, पूर्वी तटीय सीमा पर बने ना, ये पूर्वी तटीय सीमा यहाँ पर होती ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैप में देखो ये हमारा पूर्व तटीय सीमा पर बने हैं। तो इस प्रकार से हमने मानचित्र को अच्छे से देख लिया। आगे चढ़ते हैं। इसमें सभी राजधानियाँ और नगर दिए गए हैं, जो कि देखो यहाँ पर आंतरिक राज, बाह्य राज, आर्यावर्त राज, जो कलर के हैं जिससे बने। चलो आगे पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम विक्रम संवत को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, जिन्होंने शकों पर विजय भी प्राप्त की एवं विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त की। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संबंध। अब पढ़ते हैं हम हमारी वंशावलियों के बारे में अच्छे से डिटेल से। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं कि यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, जो चंद्रगुप्त के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी है, जो समुद्रगुप्त की माँ है कुमार देवी है, लिच्छवीगढ़ की थी। कुमार देवी कहाँ की थी? लिच्छवीगढ़ की। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जो पिता थे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त पहले शासक थे। इनके दादा थे जो तो उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के पुत्र थे समुद्रगुप्त। और उनकी माता कौन थी? लिच्छवीगढ़ की माँ कुमार देवी नाम था उनका। और पहले शासक थे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त थे ना गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त के पिता, उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख हुए। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे वंश का महत्व बढ़ता गया। चलो आगे पढ़ते समुद्रगुप्त के बारे में। उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शाक्त शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हमें जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन इतना ये है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान अंतिम शासक शक को परास्त किया था। बस इतना देख लेना। और फिर है स्टार्ट होगा हमारा हर्षवर्धन एवं हर्षचंद्र के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे। कौन? ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। हर्षवर्धन राजा ने 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उनके दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। जो हर्षवर्धन थे ना, उनकी जीवनी किसने? उनके दरबारी बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देती हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। और हाँ दोस्तों, लिखते जाना, जिसको लिखना हो तो लिखते जाना, कॉपी पेन ले लेना, जिससे जो मोस्ट ये मिल रहे हैं ना, सब बहुत मोस्ट पढ़ा रही हूँ ये वाला चैप्टर, तो ये मोस्ट ये आते हैं वो होते हैं एग्जाम में, तो ऐसे जिससे मोस्ट मुझे तुम लिखते जाओगे तो आपको बाद में समझ आएगा। इससे हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री थी ना, कौन? सोएन त्सांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा है। सोएन त्सांग के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। हर्ष के दरबार में रहे सोएन त्सांग। उन्होंने वहाँ से जो कुछ देखा उसका विस्तृत में विवरण भी दिया है। आगे पढ़ते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष है ना, जो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। पर बड़े बेटे नहीं थे अपने पापा के हर्षवर्धन, लेकिन थानेसर के राजा बने। कौन? हर्ष। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष के बहनोई को जब बंगाल के शासक ने मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो हर्ष ने अपने बहनोई के कन्नौज को अपने अधीन कर लिया एवं बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उसने
उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें जितनी पूर्व में सफलता मिली थी, उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। जितनी सफलता उन्हें पूर्व में मिली थी ना, उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, जब हर्ष ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि और आगे साम्राज्य वो जीत लेते, हड़प लेते। तो इस प्रकार से चालुक्य नरेश है ना, जो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। तो चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, जिन्होंने रोका था चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की स्थितियाँ प्रशंसाओं के बारे में अब पढ़ते हैं आगे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जैसे एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि किस वंश के, ये जो पल्लव और चालुक्य दक्षिण किस मतलब किस साइड के, भारत में किस साइड के महत्वपूर्ण राजवंश थे, तो उसमें आ जाएगा दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जो पल्लव है ना, उनकी राजधानी है कांचीपुरम एवं उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला था, कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इनका चालुक्य का कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच था। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी मैं बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, इसलिए अच्छे से ध्यान में रखना कि देखो किसकी कौन सी राजधानी थी, बताओ तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच कौन सा फैला था। तो चालुक्य और कांचीपुरम किसकी राजधानी है, तो कांचीपुरम है हमारे किसकी, पल्लव की राजधानी। और चालुक्य की राजधानी क्या है, तो चालुक्य की है ऐहोल। चालुक्य की राजधानी क्या है हमारी, ऐहोल। चालुक्य की राजधानी ऐहोल, कांचीपुरम है पल्लव की राजधानी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन में आ जाता चालुक्य की राजधानी क्या थी, तो ऐहोल थी। और पल्लव की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल एक व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। जो पल्लव और चालुक्य थे ना, एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे, यानी वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे उन राजधानियों को निशाना बनाया जाता था मुख्य रूप से। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। जल्दी इसलिए पढ़े दोस्तों, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा था ना ये। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशंसा से पता चलता है। इसमें जो पुलकेशिन द्वितीय है वे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। चालुक्य है ना जो, उसके राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा प्रशंसा रवि कीर्ति करते हैं, तो उनके द्वारा पता चलता है। उनके पूर्वजों, खास तौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था, जैसे पेपर में आ सकता। पुलकेशिन द्वितीय को किससे राज्य मिला था, तो उनके चाचा से उनको राज्य मिला था। फिर रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभिनय चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। रवि कीर्ति ने जो रवि कीर्ति है ना, किसके दरबारी, चालुक्यों के दरबारी हैं रवि कीर्ति, तो उन्होंने हर्ष को भी रोका आगे बढ़ने से। ठीक है, और हर्ष का अर्थ होता है क्या, आनंद। वो तो सब जानते ही होंगे कि हर्षवर्धन का मतलब हर्ष का आनंद होता है अर्थ। रवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। यानी जो रवि कीर्ति है ना, दरबारी कवि जो रवि कीर्ति है ना, उन्होंने कहा था कि जो पुलकेशिन द्वितीय के रवि कीर्ति दरबारी है ना, उन्होंने कहा था कि अब हर्ष नहीं रहा। यानी जो पहले था ना, वो हर्ष नहीं रहा, क्योंकि पराजय हो गया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, चालुक्य के जो राजा है ना, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने किस पर, पल्लव के राजा पर आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। जो पल्लव की राजधानी थी ना कांचीपुरम, उसी के अपनी ही राजधानी के पीछे पल्लव को शरण लेनी पड़ी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था पल्लव पर। ठीक है, फिर
फिर चालकों की विजय अल्पकालीन थी, लेकिन चालक जीत तो गए, लेकिन उससे तो पल्लव को तो हरा गए, लेकिन उनकी विजय है ना जो कम समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालकों को अंततः राष्ट्रकूट और तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। पल्लवों और चालकों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश थे ना, उन्होंने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। 7 में नहीं, सॉरी, इनके बारे में हम जो कक्षा 7 की बुक होगी मैं उसमें पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे। फिर पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशंसा की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, प्रशंसा करते थे, जो उनकी प्राथमिक इकाई गांव होते थे, क्योंकि गांव ही प्रशंसा करते थे सबसे ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ इस प्रकार हैं कदम, ठीक है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। जैसे कि कवि है जो हरिसेन, वे अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन ही करते थे। महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। जो हरिसेन है ना, वो एक तो महादंड नायक थे, महादंड नायक के न्यायाधिकारी थे, ऊपर से कुमारमात्य भी थे जो महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी काम करते थे। कौन? हरिसेन। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलाबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंक या शहर का व्यापारी सार्थक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे पढ़ते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। देखो ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाए, जो मोस्ट है उसे आराम से समझाते जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर लेते थे। इन सभी में कुछ व्यक्ति इतने स्वतंत्र हो जाते थे कि वो अपना इतना कर लेते थे कि अपना राज्य ही अपने हाथों में स्थापित कर लेते थे। और इस तरह से आज भी पुराने राजाओं की तरह एक सुगंठित संता रखते थे, जिसमें हाथी रथ सुसंगठित संता रखते थे, जिसमें हाथी रथ घुड़सवार पैदल सिपाही होते थे, पर उसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता करते थे। सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये इसके बारे में हम इस डिटेल्स को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से भूमिका निभाते थे सेनानायक एवं मुख्यमंत्री जो भी उनके नीचे पद पर होते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जो ये भूमिका निभाते थे ना, सभी घोड़ों की देखभाल करना, युद्ध के हथियार जुटाना, सभी प्रकार की जो बाहरी भूमिका निभाते हैं ना हमारे राजाओं के नीचे के पद वाले, तो उनको क्या बोलते हैं? सामंत। मुख्य रूप से सामंत कहते थे। ये एग्जाम में आता है कई बार कि सामंत किन को कहा जाता है, तो जो नीचे वाली भूमिका निभाते हैं उनको सामंत कहा जाता है। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, इस सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहाँ कहीं भी जैसे राजा दुर्बल होते जा रहे हैं, उनके पास वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो जो सामंत होते थे वो स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे उनसे। दक्षिण के राज्यों में सभा, इनमें से एक था ब्राह्मण। जो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की जाती थी, इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामी का एक संगठन था जिसे सभा कहते थे। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े काम, सड़क निर्माण, इस प्रकार से सभाएं तो इन्हीं के लिए होती हैं, हर काम को करने के लिए। तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर उर नामक, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उन इलाकों में उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम के व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। एवं आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में आम लोग क्या करते थे?
मोस्ट पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब नहीं आएगा, ये तो हम बहुत पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो वो छोड़ देते हैं। कालिदास अपने नाटकों में, और आप पिछली क्लास देख लीजिए जिसने नहीं देखी हो, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। जो कालिदास है ना, वो राज दरबार में जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाए गए। जो ऐसा बोल रहा है वो कि जैसे कालिदास हुए, अन्य जितने गुरु हैं, तो उनको दिखाया गया है क्या, संस्कृत भाषा बोलते हुए, और जो आम लोग हैं ना, आम महिलाएं पुरुष थे ना, उनको दिखाया गया है क्या, प्राकृतिक भाषा बोलते हुए, ऐसा बता रहा है उसमें। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था कालिदास का अभिज्ञान। शकुंतलम दुष्यम नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी पर था। जो अभिज्ञान है, एक शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी पर था। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। तो उस कहानी छोटी सी है, एक इधर है कि इसके बारे में ऐसी है कहानी। चलो थोड़ा जल्दी मार लेते हैं, राइट, टाइम लगेगा। एक मछुआरों को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। दुर्घटना बस उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। इस प्रकार की कहानी हुई हमारी ख़त्म। छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं। चलो आगे देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री का फाइसियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे, देखो ये पहले पढ़ चुके हैं, तीर्थयात्री चीनी का इत्सांग बोलते नहीं है, तो इत्सांग स्वयं इत्सांग के बारे में। अब ये दूसरा है जो फाइस्यान है, जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इसने क्या बताया कि इसका ध्यान उन पर गया जो बड़े शक्तिशाली लोग थे वो छोटे वाले को, छोटे नीचे जाति वालों को अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आघात करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। ये है राजा की सेना। इसके बारे में क्या पढ़ना, ये नहीं आएगा ज़्यादा। फिर वो ये ठेले गाड़ियाँ गए, ये लादा वो लादा, और नंगाड़े निकले और हाथी की टोली गई, बर्तन खाने पीने ये सामान ले गए। वही है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि बाणभट्ट लिखते हैं कि जो राजा निकले थे उनके बारे में। बाणभट्ट लिखते, राजा जो निकले थे उन्होंने इतना अत्याचार किया था, इतना मतलब उन्होंने नहीं कि उनकी सेना ने विध्वंस की निशानी छोड़ी थी पूरे गांव में। और पीछे पीछे छोड़ते जाते थे। राजा तो घूमते रहते थे, पर पीछे से सेना थी जो उनके हाथी घोड़े, तो वो बहुत भाग दौड़ मचा के काफिलों में बहुत वो मचा देते। जैसे कि बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट ने पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। पूरी दुनिया है ना जो धूल के गर्त में डूब जाती थी, इस प्रकार से। और हमारा अभी बस होने ही वाला है पाठ। कुछ क्वेश्चन आंसर भी है नीचे, वो भी पढ़ेंगे हम। चलो इसको पढ़ लेते हैं। अन्य अंतर यानी कुछ मुख्य चीज़ है, पाठ से ले। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब है ना जो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। कौन थे? बेदुइन थे, यानी घुमक्कड़ कबीले थे। बेदुइन थे यानी घुमक्कड़ कबीले थे जो कि इधर उधर घूमते थे। अरब लोग, जैसे अरब को बोलते हम। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश मिला है जो
इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन सा, कुरान, उसको एक अंश माना गया है। आगे पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो अल्लाह को हमेशा याद करने वाले पुरुषों स्त्रियों जो अल्लाह को मानता है उनके लिए अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा था। मतलब जो भी उनको मानता है, कैसे भी तरीके से मानता है, धैर्य से, प्रार्थना से, क्षमा, तो उनके लिए अल्लाह ने क्षमा और पुरस्कार रखा है, जो क्षमा कर देगा उनको। अगले 100 सालों के दौरान इस उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय वस्तुओं से पहले से ही परिचित थे, अब अपने इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को भी जीत लिया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर यहीं होता है ख़त्म। अब हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, तो चलो हम उनको लगाते हैं। और इसमें उपयोगी शब्द कौन कौन से हमारे, प्रशंसा यानी प्रशस्ति यानी प्रशंसा, आर्यभट्ट, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नंगरम। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सही गलत देखना है आज हमको, सही गलत सॉरी दोस्तों, इनको मत देखना क्योंकि आपको लगेगा आंसर दिख जाएंगे। ये मैंने पहले मार्क करा था क्योंकि मैंने पहले मतलब सॉरी वो आगे क्योंकि पहले मैंने करा था इसलिए। चलो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो आ रहे हो तो आप सही आंसर। हरिसेठ ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। हरिसेठ ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है क्या, आप बताइए, लिखी है क्या? कमेंट करके बताइए मुझे, फिर मैं बताती हूँ। देखो तो मैं बताऊँ, नहीं लिखी है। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशंसा नहीं लिखी है हरिसेठ ने, इनकी तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है, तो ये तो हमारा गलत ही हुआ। और थ्योरी में आपने पढ़ा है तो आप ही समझिए, मैं अभी यहाँ तो थ्योरी लेके नहीं बैठने वाली। आर्यभट्ट के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो आर्यभट्ट के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट क्यों ही लाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका तो हुआ था बीच में युद्ध, भेंट कैसे दे देंगे, तो ये भी गलत हुआ हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आगे भी चिन्ह लगाए तो इनको हम कट करते हैं, ठीक है। चलो, दक्षिणापथ में 12 शासक थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे क्या थे, तो आंसर लगा के जल्दी बताओ कमेंट में। तो मैं बताऊँ अब, हाँ थे, ये हमारा सही है, थे हमने पढ़ा है डिटेल्स में। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। तक्षशिला और मदुरै थे गुप्त शासकों के नियंत्रण में, तो नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, नहीं थे। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ऐहोल थी चालुक्यों की राजधानी, पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। ऐहोल किसकी राजधानी थी, तो चालुक्यों की थी, और पल्लवों की राजधानी थी किया कांचीपुरम, तो हमारा ये आंसर भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं। आपको जितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हो तो उनके आंसर लगाते जाना, तो ये आंसर हमारा सही है, क्योंकि काम करती रही दक्षिण भारत की सभाएं सदियों तक। चलो अब हमारा पाठ होता है यहीं पर समाप्त दोस्तों, और आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतने डिटेल से पढ़ा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ, तो आपका इतना तो बनता ही है कि एक लाइक सब्सक्राइब कर दें आप, तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको इतनी थ्योरी दे रही हूँ, पूरा पाठ पढ़ाई हूँ डिटेल्स में, एक भी नहीं छोड़ा है उसमें से, सभी पूरी एनसीईआरटी आपको डिटेल्स में मिलेगी। वो अभी पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक लाइक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लो, जिससे हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसको फिर से देख सको। और प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें जाकर प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। चलो, हमें इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना देखने के लिए थैंक यू जिसने देखा, और कोई एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए आप सभी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।